पेपर से पहले पेपर, कि कल जो हमें परफॉर्म करना है उसकी तैयारी कैसी है वो तो टेस्ट सीरीज ही बताती है। और ये दोनों ही जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, और इंडस्ट्रियल तो बहुत ही आसान भी माना जाता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रूल है जिसको बोलते हैं 80-20 रूल। वो ये कहता है कि भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20% सिलेबस के पोर्शन ऐसे होते हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया इसने कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया दिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गेट 2027 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं गेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है फरवरी में, और फरवरी में जब गेट का एग्जाम होता है तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारे पास बचे केवल 8 महीने, और गेट का एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है जिसको पढ़ने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि मिनिमम 6 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए है। इससे कम में करना इज नॉट फिजिबल, क्योंकि वो 4 साल के कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, और जब हम इसको पढ़ते हैं गेट के हिसाब से तो ये और भी इंटेंस हो जाता है। तो आई फील 6 to 8 months is the time required to go with very good conceptual clarity for gate examination। तो गाइस हम शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो भी चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। तो जो सबसे पहला पिलर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो माय डियर, गेट जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, बहुत ही इन डेप्थ चीजें पूछी जाती है। जनरली कई बार क्वेश्चन होता है सर गेट और पीएसयूज के एग्जाम में क्या फर्क होता है। तो गेट का जो सिलेबस है या गेट की जो पढ़ाई है उसमें वर्टिकल डेप्थ ऑफ सिलेबस से पूछते हैं, और अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तो दैट इज कवरिंग द हॉरिजॉन्टल विड्थ, मतलब सिलेबस ज्यादा होगा, डेप्थ में कम जाना होगा। गेट के अंदर सिलेबस लिमिटेड है बट यू हैव टू गो इन डेप्थ। समझ पा रहे हैं? एंड गाइस, जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो दूसरी चीज इसको फॉलो करते हुए आती है प्रॉब्लम प्रैक्टिस की, क्योंकि गेट के साथ एक और अच्छी बात है कि गेट इज अ प्योरली न्यूमेरिकल एग्जाम। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है मटेरियल साइंस इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, प्रोडक्शन इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन जब हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको पता लगता है कि भाई प्रोडक्शन में कास्टिंग से भी न्यूमेरिकली आ रहे हैं, वेल्डिंग से भी न्यूमेरिकली आ रहे हैं, मटेरियल साइंस से भी न्यूमेरिकली आ रहे हैं। तो गेट इज अ प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल पेपर। तो इसका अप्रोच बिल्कुल न्यूमेरिकल होता है। आप देखते हो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो प्योर थ्योरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, पीएसयूज की बात करें, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, पीएसयूज में तो लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, और न्यूमेरिकल होते भी है तो उसकी कैलकुलेशंस बहुत कम होती है। तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बेसिकली, और यही कारण है कि गेट में आपको 65 क्वेश्चंस मिलते हैं और 180 मिनट, जबकि पीएसयूज की बात करें सीआईएल में आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट भी नहीं मिल रहे। तो कहने का मतलब है कि कई बार 1 मिनट भी नहीं मिलता है क्वेश्चन के लिए पीएसयूज एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन का लेवल भी उस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज, दैट इज रिवीजन। हम इस पर डिटेल में भी जाएंगे, अभी तो मैं जस्ट नाम बता रहा हूं। जब हम बात करते हैं रिवीजन की तो देखो, भगवान ने हमें एक बहुत ही वंडरफुल मेमोरी दी है कि हम कितना भी स्टोर कर सकते हैं, पर साथ इसकी लिमिटेशन भी है कि समय के साथ साथ इरेज होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, सीसीटीवी लोग घर पे लगाते हैं, तो सीसीटीवी में वो आपसे लगवाने वाला पूछता है कि आपको 15 दिन की रिकॉर्डिंग सेव करनी है या 1 महीने की, उसके हिसाब से हार्ड डिस्क चूज की जाती है। तो आप जो भी डिसाइड करते हो, तो जैसे आज का दिन आया तो पिछले 15 दिन की अवेलेबल है, और कल के दिन 15वें दिन की या 16वें दिन की अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो ऐसी ही हमारी मेमोरी है, वो समय के साथ साथ चीजों को डिलीट करती रहती है, लेकिन उन चीजों को डिलीट करती है जिसकी मेमोरी सोचती है कि इनको जरूरत नहीं है। और जरूरत किसकी नहीं है? जिसको आप रिवाइज नहीं कर रहे। आपने देखा होगा, आपको अपनी जिंदगी के कुछ खास पल हमेशा याद रहते हैं, जैसे किसी बर्थडे पे आपके साथ कुछ विशेष हुआ हो, या कोई ऐसा दिन जो आपके दिल में बहुत खुशी लेके आया हो, बहुत गम लेके आया हो, किसी दिन आपका ब्रेकअप हुआ हो। तो वो चीजें जो होती है ना, वो दिन आप कभी नहीं भूलते हो, क्योंकि उस दिन को आप बहुत बार रिवाइज कर लेते हो। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई अच्छे पल आ रहे होते हैं तो उसके लिए हम कितनी पहले से प्लानिंग करते हैं, है ना। कोई खराब दिन होता है तो कई दिन तक वो दिमाग में चलता रहता है, तो क्योंकि हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हमें भूलता नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं? तो वो चीजें ऑटोमेटिकली वी कीप इन। समझ पा रहे? तो जैसे मैंने कहा, रिवीजन इसलिए जरूरी होती है। अब ये आप डिसाइड करो ना कि आपको कौन सी चीज याद रखनी है, कौन सी नहीं, तो इसका चार्ज अपने पास रखो, इसलिए रिवीजन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा, दैट इज टेस्ट सीरीज, जो आपको चेक करेगी कि भाई पेपर से पहले पेपर, कि कल जो हमें परफॉर्म करना है
उसकी तैयारी कैसी है वो तो टेस्ट सीरीज ही बताती है। यही बताती है कि आप अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करोगे, यही बताती है कि आप कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, ये बताती है कि आप किस तरह की गलतियां कर रहे हो। और इन चारों टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तो मैंने जस्ट आपको एज ए 4 पिलर बताया और मैं आपको एक एक करके अभी और भी इसके अंदर जाऊंगा कि इन चारों चीजों को हम अचीव कैसे करें। तो माय डियर, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, दिस इज अ जनरल वीडियो। तो मैं आज आपको जनरल बातें बताऊंगा और आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक पर आपके पास, जैसे टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे किया जाता है मैं करके बताऊंगा बकायदा आपको। ठीक है, तो वी विल बी हैविंग वंडरफुल वीडियोस। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू स्टार्ट फॉलोइंग मी, यू वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, है ना। आपकी तैयारी का पूरा ध्यान रखेंगे, हर एक तरह की चीज आपको यूट्यूब पर भी अवेल कराएंगे। तो माय डियर, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई कोई भी एग्जाम तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस की तरफ एक नजर मारी जाती है कि क्या है भाई, और सिलेबस में भी कौन सी चीजें ज्यादा आती हैं भाई। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रूल है जिसको बोलते हैं 80-20 रूल। वो ये कहता है कि भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20% सिलेबस के पोर्शन ऐसे होते हैं जिसका वेटेज 80% होता है, और रेस्ट 80% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसका वेटेज 20% होता है। तो भाई अगर ये हमें पता लग जाए कि वो कौन सा 20% है जिससे 80% पेपर आना है, तो हमारे तो दिन बदल जाएंगे और रिजल्ट भी बदल जाएगा, है कि नहीं। रिजल्ट बदलना है तो प्रयास बदलो, सेम प्रयास पे तो सेम एफर्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। तो माय डियर, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक रैंडम 2025 या रैंडम आप कह सकते हो किसी भी एक साल का अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा ही दिखाई मिलेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरली 13 से 15 नंबर की आती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जनरली 2 से 4 मार्क्स की आती है। सोम जनरली 8 to 10 मार्क्स का आता है। थ्योरी ऑफ मशीन जनरली 7 to 11 मार्क्स आती है। मशीन डिजाइन जनरली 4 to 6 मार्क्स आती है। फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली 6 to 8 मार्क्स आती है। हीट ट्रांसफर जनरली 4 to 7 मार्क्स आती है। और अगर इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो लगभग 3 से 5 नंबर तक आ जाती है। पावर प्लांट जनरली 0 से 3 नंबर तक आ जाता है। आईसी इंजन भी 0 से 2 नंबर तक आ जाता है। आरएससी भी 0 से 3 नंबर तक आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर करें तो 19 मार्क्स यहां लिखा है, लेकिन पुराना इतिहास देखोगे तो 15 से 23 नंबर तक का वेटेज रहा है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जनरली 5 to 8 मार्क्स आप कह सकते हो, और एप्टीट्यूड तो फिक्स है 15 नंबर। तो ये जो मैंने आपको दिखाया इसने कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया दिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है। और इसलिए ना कुछ लोग भागते हैं कुछ सब्जेक्ट की तरफ कि मैं तो प्रोडक्शन पढ़ूंगा क्योंकि प्रोडक्शन 20 नंबर की आती है। पर आप ये भी सोचो कि नो डाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता है 6 नंबर का, लेकिन अगर प्रोडक्शन आता है 20 नंबर का तो पढ़ना भी तो ज्यादा पड़ता है। प्रोडक्शन को अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे 3 से 4 सब्जेक्ट उसके अंदर आ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट मैं तो ज्यादा फ्रूटफुल मानता हूं प्रोडक्शन से। मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद प्रोडक्शन पढ़ाता हूं, ऑब्वियसली प्रोडक्शन तो हमें करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि ज्यादा वाले के चक्कर में हम कुछ स्वीट एंड शॉर्ट छोड़ दें। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज कम है रिलेटिवली, लेकिन वो इतने स्कोरिंग है कि उनके लिए एफर्ट्स में बहुत कम है। जैसे हीट ट्रांसफर हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत कम एफर्ट्स में आपको मार्क्स देते हैं। प्रोडक्शन तो नो डाउट अच्छा है ही, करना ही है, समझ गए कि नहीं। तो मैं आपको अब एक आइडिया देता हूं सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब ये ऐसे ही मैंने और पीयर्स की भी वेटेज देखी है, लेकिन वो तो सब एक जैसा ही है, मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट अस सी हाई वेटेज सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मैंने पहले ही बताया 15 से 23 नंबर का इतिहास रहा है इसका। मैथमेटिक्स की बात करें तो 13 नंबर मान के चलिए, और एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 नंबर। तो ये तीनों ऐसे हाई वेटेज विशाल काय सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर ये हाई वेटेज है तो ये टाइम भी ज्यादा लेते हैं, ठीक है। बट नो डाउट ये करने वाले सब्जेक्ट्स हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये 3 सब्जेक्ट्स तो मतलब हर किसी स्टूडेंट को करना ही चाहिए, क्वालिफाई तो यही करा देते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे सब्जेक्ट्स की बात करें। देखो ये तीनों हाई वेटेज भी है, स्कोरिंग भी है। अब मैं मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करूं, सोम की बात अभी अभी करी थी कि 8 to 10 मार्क्स, वैसे तो मीडियम क्या हाई वेटेज ही है ये भी। टोम की बात करें तो 7 to 11 मार्क्स आता है, इसमें वाइब्रेशन इंक्लूडेड है। फ्लूइड मैकेनिक्स 6 to 8, थर्मल साइंस में सारा मिला दे तो ये भी 7 से 11 नंबर। और एचएमटी और आई इनको मैंने इकट्ठा रखा है, दोनों मिलके लगभग आप कह सकते हो कि 9 से लेकर के लगभग 14 मार्क्स तक आपको दे सकते हैं। और ये दोनों ही जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, और इंडस्ट्रियल तो बहुत ही आसान भी माना जाता है। एचएमटी में भी अगर हम देखें तो कंडक्शन, हीट एक्सचेंजर और रेडिएशन आसानी है। कन्वेक्शन में बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है। तो अगर हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें, लो वेटेज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन आता है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि इससे आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर सकते हो, लेकिन उस समय पे इस बात का ध्यान रखना है कि एचएमटी और आईई कहने को मीडियम वेटेज है,
लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एचएमटी आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए आप ये सोचो कि ये तो सर 6 ही नंबर का आएगा, लेकिन उसमें एफर्ट्स भी उतने ही कम हो जाएंगे। अगर प्रोडक्शन 18 नंबर का आ रहा है तो उसका सिलेबस भी बड़ा है, इस बात को भी आपको सोचना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ये नहीं किया तो ये कर ही नहीं पाएंगे, मतलब इसमें दिक्कतें आएंगी, कर ही नहीं पाएंगे जैसा तो कुछ होता नहीं है, दिक्कतें आएंगी। मशीन डिजाइन इज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लो वेटेज जरूर है। थ्योरी ऑफ मशीन्स की अगर हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स में वाइब्रेशंस भी है साथ में, तो इसका भी सिलेबस काफी वास्ट होता है, डिजाइन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन और वाइब्रेशन, और ये तीनों वो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज्यादा सप्ली लगती थी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये वाले सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, हाई वेटेज सब्जेक्ट है, और थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे तो इसके मार्क्स अचीव करना बहुत इजी होता है। यहां पे बात करें तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत आसान भी है, स्कोरिंग भी है, और अगर हम बात करते हैं इन 3 की तो ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है तीनों के तीनों। यहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत 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 ज्यादा रोल प्ले करेगी। तो माय डियर, ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था इस वे में कि कई बार हम मीडियम वेटेज को इसलिए सोचते हैं कि छोड़ दो, किसकी वेटेज कम है, तो छोड़ने वाला भी कोई माहौल नहीं है फिलहाल। 8 महीने में हम पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, और बाकायदा रिवीजन के साथ। और अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा हो तो अनअकैडमी के बैचेस अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट बैच 29 से, उस बैच से आप ज्वाइन करिए। आपके पास पूरा 8 महीने का समय, हम सिलेबस भी दिसंबर तक पूरा कराएंगे और जनवरी में आपकी बढ़िया से टेस्ट सीरीज और मैराथन से रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। सो जस्ट यू नीड टू फॉलो द थिंग्स। अब देखो मैं चारों चीजों पे बारी बारी से आ रहा हूं। नंबर 1 है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, सर लाए कहां से। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको जो चीजें करनी है उसमें सबसे पहली चीज होती है, जैसा मैंने कहा 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक सेल्फ स्टडी और एक कोचिंग। और जनरली आज की डेट में तो मेरे को लगता है कोचिंग वाले स्टूडेंट्स ही मेजोरिटी में है। तो जो लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको तो जस्ट अपने टीचर की नोट्स को फॉलो करना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि सर अगर हम कोचिंग पढ़ रहे हैं तो बुक्स ले या नहीं ले। देखो यार, एक स्टैंडर्ड बुक का सेट तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट की, एक एक फॉरेन ऑथर, एक एक इंडियन ऑथर, ठीक है। ये होने का आपको बेनिफिट ये मिलता है, देखो आप जब कोचिंग लगा लेते हो तो बुक्स का वो यूज नहीं रह जाता जो एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को है। आपको बुक्स का यूज सिर्फ इतना ही करना होता है, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आपके टीचर उस टॉपिक में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गए, तो केवल उस टॉपिक के लिए आपको बुक को रेफर करना चाहिए। और या फिर किसी तरह के क्वेश्चंस आप बना नहीं पा रहे हो तो उस तरह के क्वेश्चंस से डील करने के लिए आपको बुक्स को रेफर करने की जरूरत है। मैं एक सेशन ऐसा भी लेके आऊंगा जिसमें आपको एक एक इंडियन और एक एक फॉरेन ऑथर का बेस्ट कॉम्बिनेशन दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अपने टीचर्स की जो क्लासेस है, और अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स हैं तो आप बुक्स तो फॉलो करिए। अब देखो हमारे समय पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमें तो बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ना है। आपको बुक्स पे पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि YouTube पर इनफ नंबर ऑफ टीचर्स भी हैं, तो आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के वीडियो तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, मैराथन्स भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जो बात स्ट्रक्चर्ड कोर्स करने में है वो आपको YouTube से नहीं मिलेगी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अभी अनअकैडमी पे मेरे ख्याल से जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दे आर गोइंग एट वेरी लो कॉस्ट राइट नाउ, ठीक है। तो दूसरी अगर हम चीज की बात करें तो वो होती है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। मैं ये तो बता चुका हूं प्रैक्टिस की जरूरत क्या है, लेकिन सर रिसोर्सेज क्या है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो है PYQ। और मैकेनिकल के तो आपको करना ही है। कॉमन सब्जेक्ट में आप सिविल और एक्सी के भी करिए, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, और प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल आप P&I के भी करिए। सबसे प्यारा सोर्स यही है, PYQs, ठीक है। दूसरा सोर्स, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक ड्राइव का लिंक शेयर करता हूं, उसमें मैंने एक वर्कबुक बनाई है 3000 3500 क्वेश्चंस की, तो वो अदर देन PYQs है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप करें, ठीक है। तो आप अपनी कोचिंग की वर्कबुक पे ध्यान दें, ठीक है। दिस इज द सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू, वर्कबुक ऑफ कोचिंग। इज इट क्लियर? वर्कबुक ऑफ कोचिंग, ठीक है। और थर्ड थिंग, अगर इफ यू हैव इनफ टाइम तो जो स्टैंडर्ड बुक है
उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन, बट इसमें आपको ये सर्च करना बड़ा मुश्किल होगा कौन सा आपके काम का है कि नहीं। तो इसलिए इससे बेटर मैं वाईटी सेशंस को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वाईटी सेशन जो हम लोग लेके आते हैं, हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेके आते हैं, तो वो आप अटेंड करिए। या जो स्पेशल क्लास हम लोग लेते हैं अनअकैडमी ऐप पे, तो उसमें भी हम प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप ये भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यूज अगर आपके गेट के सारे हो जाए तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी न्यूमेरिकल्स गेट के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि ईएससी में ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस आते थे पहले, बट फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो गेट में 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ज्यादातर आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये वैसे तो ये 2 चीजें कर लोगे तो मोर देन इनफ है। तीसरा जो आपको टेस्ट सीरीज की मैं बात करूंगा, उसके भी क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस अपने नोट्स में ऐड करते रहने चाहिए, और आपके क्लासरूम क्वेश्चंस तो नोट्स के रहेंगे ही। थर्ड थिंग है रिवीजन। देखो यार, रिवीजन्स की अगर हम बात करें तो रिवीजन्स करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। कुछ होती है एक्टिव टेक्निक्स, कुछ होती है पैसिव टेक्निक्स। तो रिवीजन करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं, जो बेस्ट वे है। और दूसरा कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि रिवाइज किया और पढ़ा दिया, तो उससे क्या कि अपने भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है ना। आप रिवीजन में ये भी कर सकते हो, जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिखा कागज के ऊपर और उस टॉपिक के ऊपर पॉइंट सोचे, और उसके बाद फिर आपने कॉपी देखी तो आपको ये पता लग गया आप क्या मिस कर रहे थे। तो इस तरह की चीज भी आप यूज कर सकते हो। रिवीजन में कई बार कुछ लोग ऐसे ग्रुप्स बना करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं कि एक टॉपिक मैं तुझे पढ़ा दूंगा, एक टॉपिक तू मुझे पढ़ा दे। बट अगर ये चीज आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है और एफिशिएंसी को खराब कर रही है, तो अवॉइड दिस। बेटर टू गो फॉर योर नोट्स, जो भी आपके क्लासरूम नोट्स है उसको रिवाइज करिए। और अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है और आपको लगता है बनाने का समय नहीं है, आप जॉब गोइंग है, तो इन दैट केस यू कैन गो विद माय टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल बाय धीरज सरदाना। वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और वो हैंड रिटन नोट्स जो है वो मेरे ऑफलाइन क्लासरूम स्टूडेंट की है, जिसका सिंगल डिजिट रैंक ऑलरेडी गेट पे उसने अचीव किया है। तो दे आर वेरी गुड नोट्स, और ऑब्वियसली वो मेरी डिक्टेशन ही है दी हुई जो उसने लिखी है, सो यू कैन फॉलो दैट प्रॉपरली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिवीजन की। तो रिवीजन करने का सबसे सही तरीका है कि आप अपने लिए एक टेस्ट शेड्यूल करिए। जैसे आपने टेस्ट सीरीज ले लिया अनअकैडमी की, या किसी भी प्लेटफॉर्म की आप टेस्ट सीरीज अगर फॉलो कर रहे हो, तो टेस्ट का एक शेड्यूल रखिए कि मेरे को इस दिन टेस्ट देना है। तो उस दिन टेस्ट के लिए पहले आप नोट्स पढ़िए और फिर टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट सीरीज का यूज कैसे करना होता है भाई? टेस्ट सीरीज सबसे पहले आप करिए टॉपिक वाइज। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, और उसके बाद जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। और जब आपका सिलेबस 50% से ज्यादा हो जाए तो आप फुल लेंथ देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यार देखो 100 में से 100 तो आपके अभी वैसे भी नहीं आने वाले, और आगे तो फिर गेट का पेपर फरवरी में क्यों है? तो जब अभी पूरे आने ही नहीं है तो ठीक है, 50% जाने में बुराई क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज में इतने सारे टेस्ट होते हैं कि हम सोचते हैं सिलेबस पूरा करने के बाद देंगे। अब आप शुरू ही जून में कर रहे हो पहले तो, और उसके बाद अगर आप टेस्ट सोचोगे मैं सिलेबस के बाद दूंगा, तो दिसंबर के बाद थोड़ी दोगे यार टेस्ट, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर तो सोचोगे यार कि यार ये टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक बचा हुआ है। इससे बढ़िया है आप सितंबर या अक्टूबर तक 50% सिलेबस कंप्लीट करिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं, नंबर हमने किसी को दिखाने थोड़ी है, हमें अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करनी है डे बाय डे। समझ पा रहे हो? और इतने टेस्ट होते हैं कि आप मतलब अगर महीने में 2-2 टेस्ट 3-3 टेस्ट देते हुए चलेंगे ना, तो भी आपकी टेस्ट सीरीज जनवरी तक खत्म ही नहीं होती है। फिर वो फरवरी के बाद बच्चे डाउनलोड कर रहे होते हैं कि अगले साल के लिए काम आ जाएगी। तो अवॉइड दिस थिंग, रादर देन 50% सिलेबस हुआ टेस्ट सीरीज देनी चालू। आपको तो पता है ना आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, उन्हीं के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बस। ठीक है, बाकियों में जहां कॉन्फिडेंस है करो, नहीं है तो मत करो। क्लियर और नॉट? तो ये थी चौथी चीज जो आपको करनी चाहिए। लेकिन टेस्ट सीरीज का यूज क्या है? सिर्फ टेस्ट दिया और छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। टेस्ट सीरीज से जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हो, टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज की एनालिसिस ही उसको यूजफुल बनाती है, वरना टेस्ट दिया ना दिया बराबर है। अब जब आप देखोगे टॉपर स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट में यही अंतर होता है कि टॉपर स्टूडेंट अपनी गलतियों को एनालाइज करता है और रिपीट नहीं करता। देखो, मेकिंग मिस्टेक इज नॉट ए प्रॉब्लम, रिपीटिंग मिस्टेक इज। अगर आप गलती कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस गलती को रिपीट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो बस एक बात ध्यान रखो कि कोई गलती रिपीट नहीं करनी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर टेस्ट होने के बाद गलती नोट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो जिसमें आप मेंशन करो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी। मिस्टेक्स हो सकता है टेक्निकल हो, फॉर्मूला गलत पुट कर दिया,
उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है रिवीजन चाहिए। हो सकता है कंसेप्चुअल हो, उसके लिए उस लेक्चर को दोबारा अटेंड करने की जरूरत है। हो सकता है वो गलतियां हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड उसके लिए गेट के कैलकुलेटर को यूज करना सीखना जरूरी है। हो सकता है हमने स्टेटमेंट ही ढंग से नहीं पढ़ी हो, लिखा हुआ है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हम करेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में तो हमें एग्जाम में पेशेंस रखने की जरूरत है। दैट विल कम विद द प्रैक्टिसेस एंड ऑल। तो टेस्ट सीरीज एक आईना है जो आपको आपकी कमियां बताएगी, और फिर उस कमियों पे काम करके आपको खुद को परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। हर बच्चे की गलतियां अलग होती है, हर बच्चे की कमियां अलग होती है, तो इसमें कंपैरिजन का कोई रोल ही नहीं है। आपको अपने ऊपर ही जीतना है। यू हैव टू रिमूव यूअर प्रॉब्लम्स। आप ही की जो गलती आप करते हो उसी को दूर करना है बस। ये कर लिया तो जीत हमारी पक्की है। तो गाइस ये जो मैंने आपको बताई ये एक जनरल स्ट्रेटेजी है 8 महीने के लिए, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो चीजों को। सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर आप नहीं चिंता डालना चाहते तो जस्ट ज्वाइन द अनअकैडमी बैचेस। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिलेबस तो फ्लो के साथ चलेगा। अब उसके बाद आपका काम रह जाता है सिर्फ एजुकेटर्स को पूरी तरीके से फॉलो करना। करिए एंड यू विल won the battle. Yes or no? Conceptual clarity you will get from educators, from teachers. Practice problems you will get from previous year's question, available everywhere. Okay. Handwritten notes if you want, join the Telegram channel Mechanical by Dheeraj Sardana, you can get from there. प्रैक्टिस सेशन जो मैं लेता रहता हूं वो आपको यहां मिलेंगे, गेट के लास्ट में रिवीजन के लिए मैराथन्स में मिलेंगे। तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एट ऑल द स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन। पर उससे पहले आपको आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, तब हमारी हेल्प काम आएगी। सो गाइस डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दीज 8 months कैन मेक योर लाइफ, बिकॉज गेट इज समथिंग वेरी बिग विच कैन मेक यू इनटू योर ड्रीम PSUs, BARC or IITs, IISc and your dream colleges. So goodbye for this particular video guys, and let's crack it. We will meet again in the next video with some new topic. Goodbye for this particular time.